जय हिंद दोस्तों, मां हंस वाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपवर्तनांक किसे कहते हैं और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और इससे संबंधित एक एक फार्मूले को बताऊंगा आपको। ये आपको हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में स्नेल का नियम क्या होता है, जो वहाँ पे हम आपको बताए थे साइन आई बाई साइन आर जो अनुपात होता है, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं और ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। तो यहाँ जो ये नियतांक होता है जिसे हम n कहते हैं, ये हमारा अपवर्तनांक का काम करता है। अगर पहला माध्यम आपका विरल है या मान लीजिए कुछ भी है, पहले माध्यम को अगर आप 1 लिख रहे हैं तो 1 and 2 ये आपका हो गया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ से बात आ रही सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। अगर 1 and 2 लिखेंगे तो बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर आप 2 and 1 लिखेंगे तो बोलेंगे दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को ऐसे भी लिख सकते हैं n1 2। देखिए, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, और इसी को n के नहीं लिख के म्यू के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर म्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 म्यू 2, मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, या इसी को म्यू 1 2 भी लिख सकते हैं। ठीक ना। तो अपवर्तनांक को n से भी दिखाते हैं, म्यू से भी दिखाते हैं। अगर 1 and 2 है तो इसका मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे के अपवर्तनांक की बात किया गया है। अगर n 1 2 है तभी बात वही है। अगर ये बदल जाएगा ऐसे, मान लीजिए म्यू 2 1, अब बताइए इसको क्या बोलेंगे। इसको आप ये बोलेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और इसी को आप n2 1 भी लिख सकते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसी को 1 and 2 भी लिख सकते हैं, सॉरी 2 and 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां हम बात करते हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, आपको बताए थे निर्वात या वायु में जो हमारी प्रकाश की चाल होती है जिसे c बोलते हैं, c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, तो यहां हम ब्रैकेट में c लिख सकते हैं, तथा उस माध्यम में, ठीक है, माध्यम दूसरा माध्यम कुछ दूसरा हो सकता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको मान लेते हैं v। अगर वो माध्यम ग्लास है तो यहाँ Vg लिख देंगे, बाकी जो भी माध्यम रहेगा। लेकिन पहला माध्यम क्या होना चाहिए, निर्वात अथवा वायु। अगर पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु है तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल V के अनुपात के बराबर होता है। तो अपवर्तनांक किसी माध्यम का अगर आपको निकालना होगा तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि माध्यम का अपवर्तनांक जिसे आप बोलेंगे n इक्वल क्या हो जाएगा। देखिए, ये भी सब फार्मूला था, ये भी फार्मूला है, c बाई क्या लिखेंगे v। c क्या बता रहा है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, और ये v क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर मान लीजिए माध्यम के तौर पे कांच का, अगर दूसरा माध्यम आपका कांच है, आप कांच का यूज कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक सेम ऐसे ही लिखेंगे। कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे Ng। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, हमेशा यहाँ ऊपर रहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा, अब किसमें प्रकाश की चाल लिखेंगे, माध्यम के रूप में कौन है, ग्लास ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे Vg, मतलब ग्लास में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की, और इससे हम पहले आपको बताते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अपवर्तनांक की परिभाषा में पहला माध्यम हमारा निर्वात या वायु है। ठीक है,
निरपेक्ष अपवर्तनांक में भी यही होता है। यदि पहला माध्यम हमारा वायु या निर्वात है और दूसरा माध्यम कुछ भी हो, ग्लास हो, वाटर हो या अदर कोई मीडियम हो, ठीक है, वो भी पारदर्शी होना चाहिए, अदर कोई मीडियम हो, लेकिन पहला माध्यम अगर हमारा निर्वात है, दूसरा माध्यम कोई दूसरा हो जाए, तो उस कंडीशन में जो अपवर्तनांक होता है उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, इस अपवर्तनांक को आप निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। लेकिन अगर दोनों माध्यम अलग अलग है, यहाँ जैसे वायु ना हो, वायु या निर्वात ना हो, कोई दूसरा पड़ जाए, मान लीजिए पहला माध्यम ग्लास हो गया और दूसरा माध्यम मान लीजिए वाटर हो गया, तो उस कंडीशन में जो अपवर्तनांक होगा उसे हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अब हम इसकी परिभाषा लिखवाते हैं आपके सामने। सापेक्ष अपवर्तनांक देखिए, यदि प्रकाश किसी माध्यम एक से, जैसे देखिए वहां पे दिखाया गया माध्यम एक से दूसरे माध्यम जिसको माना गया दूसरे माध्यम दो में जा रहा हो, तो अनुपात साइन आई बाई साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखेंगे 1 and 2, पहले माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जा रही है, इसलिए 1 and 2 इक्वल आपका हो जाएगा अनुपात क्या, साइन आई बटा साइन आर। ठीक ना, जिस माध्यम से प्रकाश जिस माध्यम में जाएगी वो माध्यम पहले लिखेंगे। ठीक ना, जिस माध्यम से जा रही है उसको पहले और जिसमें जाएगी उसको बाद में। देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को साइन आई बाई साइन आर लिखेंगे। अगर यही पहला माध्यम मान लीजिए जल है और दूसरा माध्यम मान लीजिए कांच है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं अगर पहला माध्यम जल तथा दूसरा कांच। ठीक है, दूसरा माध्यम क्या मान लिए, कांच अगर होगा, तो पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मिलेगा, तो पहला माध्यम क्या आपका है, जल है, दूसरा क्या है, कांच है, तो जल को पहले लिखेंगे, जल को वाटर बोलेंगे, इसलिए WNG इक्वल भी यही लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर। तो इसे बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और इस पर क्वेश्चन कैसे लगेगा, अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, अगर पहला माध्यम आपका निर्वात या वायु हो और दूसरा माध्यम कुछ भी हो, तो उस माध्यम को या उस अपवर्तनांक को हम बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या समझ में आया? यदि पहला माध्यम निर्वात हो गया, दूसरा माध्यम कुछ भी रहेगा, तब कंडीशन में जो अपवर्तनांक होता है उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा, पहला माध्यम आपका वायु होना चाहिए, इसलिए वहां पे उस कंडीशन में हम लिखेंगे ANG इक्वल साइन आई बाई साइन आर। और अगर यहां पे कभी ऐसे लिख दिया हो NG का मतलब ये समझ जाइएगा ये वायु के सापेक्ष ही है। ठीक ना, और इसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो वायु या निर्वात के सापेक्ष होता है, इसलिए उसमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे A लिखा हो, अगर नहीं लिखा है तब भी आप समझिएगा कि A है। अब हम आपको बताते हैं कुछ फार्मूला जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर अपवर्तनांक की बात करें, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष अगर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको निकालना है और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक आपको पता है, मतलब इधर से हमको उधर जाना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है और दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक पता है, तो उस कंडीशन में फार्मूला ये हमारा ऐसे होता है 1/2n1। ठीक है, 2n1 अगर हमको पता है, 1n2 अगर हमको पता करना है, तो फार्मूला ये लगेगा। अब हम कोई माध्यम लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाटर हो, ये WNG ये हमको निकालना हो, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर निकालना हो, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अगर दे दिया हो, तो सीधा कर देंगे 1/GNW, ये आपका हो गया फार्मूला।
अगर इसी को आप तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा WNG इंटू देखिए GNW इक्वल 1। ठीक है, इसी से आप 3 माध्यम को लेके भी फार्मूला बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए 1N2 इंटू देखिए WNG, तो यहाँ वाला यहाँ पे लिखे हैं, इसलिए यहाँ वाला वैल्यू यहाँ लिखेंगे 2N, मान लीजिए तीसरा माध्यम कोई 3 उसको ले लेते हैं, इंटू यहाँ वाला यहाँ लिखेंगे 3N, और जो शुरू में है वही लास्ट में है, इसका मतलब जो शुरू में है वही लास्ट में है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 आएगा। ठीक है, ये एक फार्मूले का काम करेगा। यहां से एक देखिए आपका फार्मूला बनेगा 1N2 इक्वल, अगर इसे आप नीचे लिखना चाहें, इसे नीचे लिखना चाहें और इसे ऐसे करना चाहें, देखिए ऐसे 1/2N3 इंटू 3N1, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, एक फार्मूला आपका ये भी हो गया। यहां पे अगर कोई माध्यम की बात करेंगे, जैसे WNG, ये अगर निकालना हो और आपको अलग अलग का अपवर्तनांक दिया हो, कांच का भी दिया हो, जल का भी दिया हो, तो उस कंडीशन में ऐसे लिखेंगे NG/NW। ठीक है, देखिए लाइट कट गई, थोड़ा सा रुक जाइए। यहां पे अगर कोई माध्यम नहीं दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि यहां पे वायु है। ठीक है, WNG वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक इक्वल ग्लास का अपवर्तनांक बाई वाटर का अपवर्तनांक। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यदि वायु से कांच में जाते समय, मतलब वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक दे दिया है 1.5 है। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष ना, इसका मतलब हो गया, क्योंकि वायु से प्रकाश कांच में जा रही है तो इसका मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया है। तो वायु के सापेक्ष, देखिए यहां सॉल्व कर रहे हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया है 1.5। यहां पे आप हिंदी में लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अब हमको निकालना क्या है, तो कांच से वायु में जाते समय अपवर्तनांक कितना है, कांच से वायु में जाते समय अपवर्तनांक पता करना है। बताइए, अभी एक फार्मूला बताए हैं 1N2 इक्वल 1/2N1, ऐसे ये भी लगेगा। GNA आपको निकालना है तो आप लिखेंगे 1/ANG, और ANG आपको पता है, इसलिए आप यहाँ पे ANG के जगह पे 1/1 ये हो गया 5। ठीक है, 105 हो गया। जब इसको भाग देने जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए, इसे आप लिख सकते हैं 10/15। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे भाग नहीं जाएगी तो आप दशमलव बढ़ा के देखिए, दशमलव यहाँ पे 0, ये 15 छक्का 90 हो गया, फिर आपका ये 0 यहाँ पे 1 आया, फिर 6 बार जाएगा। ठीक ना, ये फिर 10, अभी इसका मतलब कटेगा नहीं तो ये आपका आ जाएगा आंसर 0.66 समथिंग। जब 5 से ज्यादा रहता है इसको 7 लिख देते हैं तो इसका अपवर्तनांक आपका हो गया इतना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे दिया है, तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया है 1.5 हो, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा या उसे ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का दिया है, जल का दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक को बोलेंगे ना ANW, क्योंकि वायु के सापेक्ष AR2 वाटर कितना दिया है 1.33। यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे दिया, फिर उसके बाद वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक आपका है, वायु के सापेक्ष कांच का ANG
उसका वैल्यू दे दिया है 1.5। अब उसके बाद आपको बताना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब WNG आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको रेस करके यहां पे लगाते हैं। ये बताइए, जो हम आपको बताए थे WNG का फार्मूला, WNG इक्वल हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे ऐसे, NG पहले ये वाला माध्यम का अपवर्तनांक बटा इस माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, और हम ये भी आपसे बताए थे कि अगर यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं दिखता है तो A लिखते हैं, एयर लेते हैं। ठीक है, वायु। तो बताइए वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक पता है, वायु के सापेक्ष ग्लास का पता है तो उसे ऊपर रखेंगे। फिर वायु के सापेक्ष जल का पता है तो उसे यहां रखेंगे। और देखिए जल के सापेक्ष कांच का निकालना है, आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे WNG इक्वल, जब दशमलव आप हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 150 बटा 133। इसको जब आप भाग देंगे तो 1 समथिंग इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप भाग देके चेक ही कर लीजिए, 133 से भाग देना है 150 को, तो 133 से करना 133, यहाँ 10 में से 3 गया 7 हो गया, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 1 हो गया, ये कट गया। उसके बाद यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, फिर एक बार जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, लगभग हमारा आंसर आएगा 1.1, फिर उसके बाद 2 या समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.1। अब हम आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, वायु से कांच में जाते समय प्रकाश की कांच में चाल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? मतलब ये मान लीजिए कोई माध्यम है वायु, ठीक है, ये अभिलंब हो गया और ये हो गया आपका कांच। तो वायु से कांच में जाते समय बताइए, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो वायु से कांच में जाते समय प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, प्रकाश की चाल ज्ञात करना, किसमें? कांच में। ठीक है, यदि कांच का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक दे दिया Ng का वैल्यू 1.5 है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा। सूत्र ये हम आपको बताए थे, अपवर्तनांक Ng इक्वल C/Vg। ठीक है, ग्लास में अपवर्तनांक पता करना है तो ग्लास में अपवर्तनांक इक्वल होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा ग्लास में प्रकाश का वेग। अगर यहाँ वाटर लिखेंगे ना तो यहाँ वाटर में प्रकाश का वेग चाहिए, तो हमको ये पता करना, इसको अगर यहाँ भेज दें तो Vg इक्वल आपका हो जाएगा C/Ng। C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ बटा Ng क्या है? ग्लास का अपवर्तनांक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1.5। अब बताइए, अगर यहाँ से हम दशमलव अगर हटाएंगे तो ऊपर एक तो 0 बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ा के यहाँ पे 30 कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 30/15 और × 10⁸ ये 15 दूना 30, आपका हो गया आंसर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देख लीजिए, जब प्रकाश विरल से सघन में जा रही है तो उसकी चाल पहले से कम हो गई, क्योंकि निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ थी और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।